नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा। महाराष्ट्र में स्कूल बस खाई में गिरी, 7 घायल। राजस्थान में कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी। गौवंश को बचाने के लिए सरकार ने जारी किया राहत पैकेज और 1000 बेटियां संभालेंगी अन्नकूट महाकुंभ की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को वन रक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश में 5057 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 2300 पदों के लिए हो रहा है। बोर्ड की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को देखते हुए परीक्षार्थियों ने सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले परीक्षार्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। बोर्ड ने मास्क पहन कर आने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अधिकांश परीक्षार्थी बिना मास्क के ही परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्कूल की बस खाई में गिर गई। हादसे में 2 स्टूडेंट्स और ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हो गए। बस में कुल 32 लोग सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि देश भर में प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के चलते स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं। पिछले कुछ वक्त में काफी स्टूडेंट ने आत्महत्या भी कर ली है। इसलिए स्टूडेंट्स की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कोचिंग गाइडलाइन 2022 की तैयारी की है। गौवंश को बचाने के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज जारी किया है। गौशालाओं को अब 6 माह के बजाय 9 माह के लिए चारा अनुदान दिया जाएगा। प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक श्रीनिवास सांवले का कहना है कि अब अनुदान के लिए प्रत्येक गौशाला में 100 टैगशुदा पशुओं की बाध्यता 50 कर दी है। गौपालन विभाग के अनुसार जिले में कुल छोटी बड़ी करीब 15 गौशाला है। उनमें 5 गौशाला ही अनुदान के दायरे में हैं। इन गौशालाओं में 2500 से अधिक गौवंश को चारा अनुदान का लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला कोटा का अन्नकूट महोत्सव 13 नवंबर को सीएडी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों में पूरा समाज जुटा हुआ है। युवक युवतियों से लेकर महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष दिनेश विजय व संयोजक राकेश जैन ने कहा कि इस दौरान कई समितियों का गठन करने के साथ ही टीम भी बनाई गई है। युवतियां और महिलाएं अन्नकूट में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अन्नकूट को सफल बनाएंगी। धौलपुर में जिला कलेक्टर व एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष सघन जांच अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन अधिकारी ने यातायात पुलिस के सहयोग से बिना नंबर के वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। जिन वाहनों पर नंबर अंकित नहीं थे, मौके पर ही रोककर उन पर नंबर अंकित कराए गए। बिना नंबर वाले वाहनों में ट्रैक्टरों की संख्या ज्यादा थी। जिला यातायात प्रभारी मंगतू राम ने बताया कि जिन वाहनों पर रेड पट्टी लगी हुई थी, उनके चालान काटे गए। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा व प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की फीस उन्हें अब वापस मिलेगी। हालांकि प्रवेश के दौरान छात्राओं को तय शुल्क जमा कराना होगा। इसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा के पोर्टल पर शुल्क रिफंड के लिए आवेदन करना होगा। प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। राजस्थान की मूल निवासी महिलाओं बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार की अन्य योजनाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही बालिकाएं पात्र नहीं होंगी। उद्यान आयुक्तालय के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कम लागत प्याज भंडारण संरचना में लक्ष्य से 1.5 गुना से अधिक आवेदनों का चयन लॉटरी विधि के माध्यम से किया जाना है। इस संबंध में 15 जून 2022 तक इच्छुक कृषकों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जैसलमेर में सहायक निदेशक शिवचंद बावलिया ने बताया कि इस लॉटरी कमेटी में कलेक्टर या प्रतिनिधि, सीईओ जिला परिषद, उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद, सहायक निदेशक उद्यान को शामिल किया गया है। लॉटरी कमेटी की बैठक 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रखी गई है। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 8 से 9 बजे तक 4.36% वोटिंग हुई है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 6.24% मतदान हुआ। लाहौल स्पीति में सबसे कम मतदान 1.56% वोट डाले गए। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतदान पर सर्दी और बर्फबारी का असर देखा जा रहा है। दोपहर तक मतदान बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल में 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य के करीब 56 लाख मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। हरियाणा के लापता लोगों की तलाश के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।
राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश पर मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार कर ली गई है। हरियाणा पुलिस को होम मिनिस्टर विज ने गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए 4 महीने का टाइम दिया है। दिए गए समय में यदि पुलिस इस काम को पूरा नहीं कर पाएगी तो ये जिम्मेदारी स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण की लपटें उठने लगी है, लेकिन इस बार सत्ता में बैठे सरकार के ही मंत्री और एक विधायक आमने सामने हो गए हैं। इस सूची में दिव्या मदेरणा, मुकेश भाकर से लेकर कई नाम जुड़ते जा रहे हैं। चुनावी साल में आरक्षण के इस मुद्दे को सुलझाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। कहीं भूतपूर्व सैनिकों को OBC के 21% कोटे में आरक्षण की अधिसूचना बड़ा मुद्दा न बन जाए। राजस्थान में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनावों में यही स्थिति रही है। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 50 लाख से ज्यादा यात्री 4 धाम आए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या लिम्का बुक में दर्ज कराने की तैयारी है। पिछले साल यात्रियों की संख्या 20 लाख से कम थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे, तब तक वहां यात्रियों का आना जारी रहेगा। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।